Hello everyone, this is Professor MH, और today we will discuss receivable management का a little tricky question, a little advanced question from previous one. तो ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें और थोड़ा ट्रिकीनेस और थोड़ा और एडवांसमेंट डालते हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यहाँ पे दिया है कि मिस्टर नैनो इज़ ए ट्रेडर है जिसका करंट सेल्स कितना है 6 लाख रुपया है. एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज. इसका मतलब है कि वो 6 लाख का सेल करता है और 30 दिन के अंदर वो पैसा कलेक्ट होता है. द नैनो वांट्स टू अडॉप्ट ए मोर लिबरल पॉलिसी टू इम्प्रूव द सेल्स. अब नैनो क्या चाहता है कि वो और थोड़ा लिबरल पॉलिसी दे जिससे क्या हो गया 6 लाख का 7 लाख हो, 8 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, उससे इम्प्रूव सेल हो जाए. तो वो और लिबरल पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहता है. तो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च कैरिड आउट. मार्केटिंग रिसर्च की गई और ये इंफॉर्मेशन सामने आया कि अगर हम लोग क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लिबरल पॉलिसी फॉलो करना है. अभी कौन सी पॉलिसी है 30 डेज वाली है. तो अगर मैंने ए पॉलिसी रखा, बी पॉलिसी रखा, सी पॉलिसी, डी पॉलिसी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या क्या चेंजेस होगा यहाँ पे दिए. तो इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड. अब देखो ये ध्यान से देखना है. पहला कितना था 30 डेज. तो स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली पॉलिसी ए में 15 दिन लेते. नहीं, इसमें पढ़ो देखो क्या दिया है. इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड. मतलब कलेक्शन पीरियड तो 30 डेज ही रहेगा लेकिन इंक्रीज हो जाएगा. मतलब ये 15 डेज इंक्रीज होगा. मतलब कितना हो जाएगा ये 45 डेज हो जाएगा. इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड 30 डेज. इसका मतलब है 30 पहला था और 30 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 डेज. आई बात समझ में. 30 डेज प्लस 40 डेज इंक्रीज हुआ तो कितना दिन हो जाएगा 70 डेज. फिर 30 डेज इंक्रीज बाय 50 डेज तो कितना हो जाएगा 80 डेज हो जाएगा. आई बात समझ में. तो सेम वे में यहाँ पे 15 30 40 50 नहीं लेने का, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया. तो ये पढ़ने का इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड. कलेक्शन पीरियड इतने से इंक्रीज किया तो क्या होगा. तो अगर 15 दिन से बढ़ाया तो सेल 50,000 बढ़ेगा. तो इसका मतलब ये 6 लाख है तो 50,000 बढ़ जाएगा. इंक्रीज बोला है 50,000 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6.5 लाख हो जाएगा. तो 6.5 आएगा. बराबर है. यहाँ पे 75 है तो 6.75 आएगा. आई बात समझ में. यहाँ पे 1 है तो वो 7 लाख हो जाएगा. यहाँ पे 1,20,000 है तो 7.20,000 हो जाएगा. आई बात समझ में. तो ये पार्ट आपको ज़रा ध्यान देना है. ठीक है. एक्सपेक्टेड बेड डेट्स है वो तो आपको पता 1.5 2.5 3 और 4 है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आगे क्या दिया था. सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3 रुपीज़. एवरेज कॉस्ट इज 2.25 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 2. तो यहाँ पे पर यूनिट में डेटा दिया है. पहला सेलिंग प्राइस दिया है 3 रुपया, एवरेज कॉस्ट दिया है 2.25 और वेरिएबल दिया है आपका 2 रुपीज़. चलो ये भी देखेंगे कैसे करना है. करंट बैड डेट सेज 1%. तो मतलब अभी ये पॉलिसी चल रहा है इसमें बैड डेट्स कितना है 1% है. और फिर पॉलिसी अगर हम लोग ने ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया तो उसका 1 नहीं रहेगा. 1.5 2.5 3 4 रहेगा. आई बात समझ में. रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया है तो ये तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे वहाँ यूज़ होगा. 360 डेज क्योंकि ये डेज में इन्फॉर्मेशन है तो 360 डेज अज्यूम करने बोला है. टैक्स रेट इज़ 30% तो 30% लेंगे. विच पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन. तो इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना नहीं है. लेकिन ये जो इंक्रीज इन पीरियड का दिया है एक ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी था. दूसरा ये जो वेरिएबल दिया है क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट के बारे में दिया नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे वो ट्रिकी पार्ट हम लोग को देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट बनाएंगे. तो सबसे पहला क्या लिखने का नैनो लिखने का. फिर उसके बाद पर्टिकुलर के बाद मैंने 2 चीज़ बोला था, एक परसेंटेज और पर यूनिट को. तो लिखने का परसेंटेज पर यूनिट रुपीज़. फिर क्या है अपने पास कितनी पॉलिसी थी 4 पॉलिसी है और प्रेजेंट पॉलिसी मतलब 5 कॉलम बनेंगे. तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट पॉलिसी, फिर पॉलिसी ए, फिर पॉलिसी बी, फिर सी और डी. आई बात समझ में.
ये इन्फॉर्मेशन लिख देंगे। तो हर एक रिसीवेबल मैनेजमेंट का क्वेश्चन अगर इस तरीके से ट्राई करोगे तो ईजी पड़ेगा। तो पहला पर्टिकुलर परसेंटेज पर यूनिट का कॉलम बना लेने का, फिर प्रेजेंट पॉलिसी जितनी पॉलिसी होगी और प्रेजेंट पॉलिसी मिला के उतने कॉलम बना लेने का। ठीक है, अब क्वेश्चन को फिर से रीड करने का, जो जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिखते जाओ। तो पहला देखो ये तो 30 डेज वाला इन्फॉर्मेशन है ना, 6 लाख, ये प्रेजेंट पॉलिसी है। तो अपना सेल्स कितना हो गया, तो सबसे पहले फॉर्मेट लिख लो, वो अगर याद होगा तो आपको, सेल्स माइनस वेरिएबल, वेरिएबल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। याद है कि नहीं याद है? सेल्स में से वेरिएबल एस माइनस वी इज इक्वल टू सी, सी माइनस एफ इज इक्वल टू पी, एस वी सी एफ पी, सेल्स माइनस वेरिएबल, कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेल्स प्रेजेंट पॉलिसी में दिया है, कितना दिया है? 6 लाख। अब आप बोलेंगे सर आप ये बीच बीच में क्यों लिख रहे हो? मैंने क्या कहा, सबसे पहले पार्टी का नाम लिखो, पर्टिकुलर परसेंटेज रुपीज़ लिखो, प्रेजेंट पॉलिसी ABCD लिख के छोड़ दो, फिर क्वेश्चन रीड करके जो इन्फॉर्मेशन जैसा दिया वैसे करते जाओ, तो अपना कोई मिस नहीं होगा। तो मैंने 6 लाख इधर लिख दिया, तो 6 लाख मैंने सेल्स में लिख दिया। फिर क्या दिया, कलेक्शन पीरियड दिया है, तो आपको पता है कलेक्शन पीरियड हम लोग को ऊपर लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 30 डेज। ठीक है, ये कलेक्शन पीरियड है। ओके, फिर क्या गया, लिबरल पॉलिसी पे ABCD, देखो इसमें डेज दिया है, तो यहाँ पे डेज दिया तो मैंने यहाँ पे डेज लिखा, तो यहाँ पे भी लिखूंगा। तो पहला 30 डेज प्लस 15 तो 45 है, तो देखो 45 डेज। फिर दूसरे में कितना था, 60 डेज था, तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूंगा 60 डेज। फिर कितना था, 70 और 80, तो 70 80 लिख दूंगा। तो बच्चा क्वेश्चन को रीड करते जाने का, जैसे जैसे जाओगे नीचे वैसे वैसे पोस्ट करते रहने का, तो कोई मिस नहीं होगा और आपका सम राइट होगा। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला कॉलम तो हम लोग ने कर लिया, अब करेंगे इंक्रीज इन सेल्स। तो पहला कितना था, 6 लाख था, 6 लाख में 50,000 इंक्रीज होएगा तो 6,50,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6.5 लाख दूंगा। नेक्स्ट वाले में 6,75,000 हो जाएगा, तो नेक्स्ट 6,75,000। फिर 1 लाख बढ़ा तो 7 लाख हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 7 लाख लिख दूंगा। फिर नेक्स्ट वाले में 1,20,000 इंक्रीज हुआ तो 7,20,000। इसके बेस पे यहाँ पे देखो ये जो इंक्रीज लिखा है इसलिए हम लोग ने लिखा है, तो यहाँ पे 7,20,000 होएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये डेटा अभी हम लोग ने पूरा प्लेस कर दिया है। फिर उसके बाद क्या था, ये वाला कॉलम भी हो गया, ये वाला भी। चलो ये बैड डेट्स दिया, परसेंटेज दिया, ये भी लिख लेते हैं। तो बैड डेट्स परसेंटेज मैंने आपको बोला था, जैसे ही प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट के बाद आपको 4 खर्चे माइनस करने हैं। पहला बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट, कलेक्शन कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन सॉरी, और लास्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एकदम एंड में माइनस करने का टैक्स के बाद, लेकिन पहले BCC जिसको मैंने बोला था, बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कैश डिस्काउंट, बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहला बैड डेट्स है, तो पहले मैंने बैड डेट्स का परसेंटेज लिखना है, तो यहाँ पे मैं बैड डेट्स लिखूंगा और इसके परसेंटेज लिख दूंगा। तो इसके परसेंटेज कितने हैं, पहले का 1 था, दूसरे का 1.5, 2.5, 3, 4, तो यहाँ पे देखो लिख दिया। ठीक है, देखो अभी हम लोग ने एकदम सिस्टमेटिक गए। 1 मिनट इसको क्लीन करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला ये किया, 6 लाख लिखा, फिर 30,000 लिखा, 30 डेज लिखा, फिर ये वाला डेटा लिख दिया, फिर ये वाला डेटा लिख दिया, फिर ये वाला डेटा लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद आते नीचे, सिस्टमेटिक जाएंगे ना तो गड़बड़ नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस है, कितना है, 3 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपने देखो यहाँ पे बनाया था, पर यूनिट का कॉलम है, तो यहाँ पे मैं 3 रुपीज़ लिख दूंगा। ठीक है, देखो 3 रुपीज़ लिख दिया। फिर क्या दिया है कि एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों का एवरेज निकाला है। याद रखना, एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल प्लस फिक्स डिवाइड बाय 2। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये एवरेज दिया है, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है, एवरेज में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों होता है। तो वो एवरेज कॉस्ट को जब यूज़ करेंगे देखते हैं। पहले वेरिएबल लिख देंगे 2, तो वेरिएबल इसके नीचे लिख देता हूँ 2, और आपको पता है जब ये आएगा तो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन में यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। आई बात समझ में? ठीक है, आगे क्या दिया है, बैड डेट्स लॉस दिया है 1%, जो हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे देखो लिखा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यूज़ करना है। 360 डेज ये बाद में लिखना है। टैक्स रेट इज़ 30%, चाहिए तो नीचे जाके टैक्स लिख दो, तो टैक्स देखो यहाँ पे जाएंगे 30% लिख देंगे। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है फिल करते रहेंगे और फाइंड आउट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा
तो यहाँ हमारी सब पोस्टिंग हो गई है। पूरे क्वेश्चन का हम लोग ने जो भी डेटा दिया था सिस्टमेटिकली 1 बाय 1 लाइन रीड कर करके यहाँ तक हम लोग पहुँच गए और ये डेटा हम लोग ने पूरा फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग के पास इतना डेटा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे करना है। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर कुछ डेटा तो दिया नहीं है, बस यही इन्फॉर्मेशन दिया है। अब देखो ये पर यूनिट है, पर यूनिट कितना दिया है, 2 रुपया दिया है। अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट होता तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, तो जितनी यूनिट आपने बेची होती तो उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते इस कॉलम में, यहाँ पे, तो आपको पूरा आंसर मिल जाता। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेजेंट पॉलिसी में यूनिट कितना है, तो सबसे पहले यूनिट फाइंड आउट करो, क्योंकि पर यूनिट का डेटा दिया है ना, तो डेटा से कंपेयर करने का। तो पर यूनिट का डेटा है तो ये 3 है, तो आप लोग यहाँ पे हिसाब लगा सकते हो। अगर 6 लाख रुपए का माल बेचा है और 1 यूनिट 3 के हिसाब से बेचा है तो कितनी यूनिट बेची होगी, तो 6 लाख को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, 6 लाख डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 2 लाख है। तो यूनिट्स कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 लाख यूनिट आ जाएगी। जब 2 लाख यूनिट आ जाएगी, 2 लाख यूनिट 2 के भाव से उसका वेरिएबल कॉस्ट है, तो कितना आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा। और जैसे ही ये 4 लाख आ जाएगा, नीचे का कितना अमाउंट आ जाएगा, 2 लाख, क्योंकि 6 में से 4 गया, 2 लाख बचा। एक बार आपको सिर्फ स्टार्ट करना है, बाकी सब फिल होते चले जाएगा। आई बात समझ में, फिर से बताता हूं। यहां पे अपने पास सिर्फ कौन सा डेटा था, यहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना डेटा अवेलेबल था कि नहीं था। अब इस बेसिस पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो याद रखने का, जहां पे भी अपने को ज्यादा डेटा दिखता है वहां जाने का। तो यहां पे देखो कुछ ज्यादा डेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये पर यूनिट दिया है, उसका अमाउंट दिया है, तो ये भी पर यूनिट है, तो इसका भी अमाउंट निकाल सकते हैं ना। तो कैसे निकालने का, जो ये यूनिट अमाउंट है इसको 3 से डिवाइड करो तो हम लोग को यूनिट मिलेगा। तो अगर आपने 3 से डिवाइड किया 6 लाख को, तो 2 लाख आएगा। और जैसे ये 2 लाख आएगा, 2 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 लाख आ जाएगा। और जैसे ये 4 लाख आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना आ जाएगा, 2 लाख। अब बचा फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का तो डेटा दिया नहीं है ना, पूरे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट का डेटा नहीं दिया, लेकिन ये जो एवरेज कॉस्ट है ये दिया होता है, तो समझ जाना कि फिक्स कॉस्ट है। आई बात समझ में। तो फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके अंदर, कि एवरेज कॉस्ट अगर दिया होता है तो उसके बेसिस पे आपको फिक्स कॉस्ट कैसे निकालना वो देखना है। तो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। देखो नीचे आया, फिर उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एवरेज कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट कितना आया था, एवरेज कॉस्ट आया था 2.25। तो 2.25 माइनस 2, क्योंकि वेरिएबल 2 था, चेक कर लो, वेरिएबल तो 2 है ना, तो 2 माइनस किया तो कितना बचा 0.25 इंटू 2 लाख, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन प्रेजेंट पॉलिसी। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन प्रेजेंट पॉलिसी कितना है, 2 लाख है, तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करो। तो 2.25 में से 2 गया तो 0.25 बचा, तो 0.25 इंटू 2 लाख, तो आपको मिलेगा 50,000। ये 50,000 इज योर फिक्स कॉस्ट। आई बात समझ में। तो फिक्स कॉस्ट नहीं दिया होता है तो एवरेज कॉस्ट दिया रहेगा, तो एवरेज कॉस्ट में से वेरिएबल माइनस करो, वेरिएबल माइनस करने के बाद जो भी आएगा उसमें प्रेजेंट पॉलिसी में जितनी यूनिट आपने बेची होगी उससे मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा आपको। तो आया यहाँ पे 50,000। तो ये 50,000 आपकी हर एक पॉलिसी में सेम रहने वाला है। आई बात समझ में। हर एक पॉलिसी में, चाहे को पॉलिसी कोई भी ले लो, तो कंपनी चला रहे हो, भाड़े पे है, अगर ऑफिस है तो उसका भाड़ा देना ही पड़ेगा, चाहे आप सेल्स करो या मत करो। तो 2 लाख में से 50,000 गया तो कितना बचा, 1.5 लाख। तो देखो एक कंप्लीट हो गया ये। इसी तरीके से ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या है, यूनिट फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहला मैं यूनिट लिख लूंगा। यूनिट्स कैसे आया था, यहाँ कैसा आया था, 6 लाख डिवाइड बाय 3 तो 2 लाख आया था। वैसे ही 6.5 लाख डिवाइड बाय 3 तो कितना आएगा, 2,16,667, राउंड फिगर करने का। सेम वे में इधर करेंगे, 6,75,000 डिवाइड बाय 3 तो 2,25,000, 7 लाख डिवाइड बाय 3 तो 2,33,333, ये भी राउंड फिगर करने का। 7,20,000 डिवाइड बाय 3
तो 2,40,000 आएगा। सेम वे में वेरिएबल निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 2,16,667 इंटू 2, तो आपका आंसर आ जाएगा इतना। सेम वे में 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4,50,000। सेम वे में 2,33,333 मल्टीप्लाई बाय 2, आपको आंसर आ जाएगा ये। फिर 2,40,000 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2, 4,80,000। इसमें से ये सब माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो माइनस करने में कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस करो तो यू विल गेट दिस अमाउंट। आई बात समझ में? और सेम जैसे फिक्स कॉस्ट नीचे दिया है तो माइनस करके प्रॉफिट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, तो प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। और याद रखना, जैसे ही प्रॉफिट आ जाता है हम लोग को 4 चीज़ माइनस करनी पड़ती है: बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, कैश डिस्काउंट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होता है वो टैक्स के बाद माइनस होता है। तो सेम वे में यहाँ पे बैड डेट दिया, 1% माइनस करना है। अब यह याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, 1% इसका ले लेते हैं, इसका नहीं लेना है, इसका नहीं लेना है 1.5 लाख का, 1,66,000 का, 1,75,000, 1,83,000, 1,90,000 का नहीं लेना है। बैड डेट जो परसेंटेज होता है ना, ऑन सेल्स होता है। तो जितना सेल्स किया उसमें से कितने लोग पैसा नहीं दे रहे, तो लेस बैड डेट्स, तो 1%। तो 6 लाख का 1% कितना आएगा? 6,000 आएगा। सेम वे में 6.5 लाख का 1.5 कितना आएगा? 9,750। वैसे ही 6,75,000 का 2.5 कितना आएगा? 16,000 इतना। फिर 7 लाख का 3% कितना आएगा? 21,000। फिर 7,20,000 का 4% कितना आएगा? 28,800। ठीक है, तो ये बैड डेट्स हो गया। सेम वे में आपको कैश डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लिखना है, लेकिन ये दोनों अमाउंट हम लोग को कहीं दिखे नहीं, तो दोनों में हम लोग को 0 डालना है। आई बात समझ में? तो कैश डिस्काउंट अगर देगा तो डायरेक्टली वो अमाउंट जो भी रहेगा सेल्स पे रहेगा या पेमेंट पे रहेगा, जिस पे भी रहेगा वो आपको बताएगा, और वो सीधा यहाँ पे माइनस करने का। तो सेम वे में अब ये पूरा माइनस करेंगे, तो ये तीनों अमाउंट जो है ये 1.5 लाख में से 1,66,000, 1,75,000, 1,83,000 इसमें से माइनस करेंगे। तो ये माइनस करेंगे 1,50,000, तो यहाँ पे सिर्फ 6,000 है, तो वो कितना आएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आएगा आपका कुछ 1,44,000। सेम वे में 1,66,000 माइनस 9,750 इतना आएगा। 1,75,000 माइनस 16,875 तो इतना आएगा। फिर 183 माइनस 21,000 तो इतना आएगा। फिर 1,90,000 माइनस 28,800 तो आएगा 1,66,200। बिफोर टैक्स है 30% है, तो टैक्स जो दिया है वो टैक्स ऊपर वाले से लेने का, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट इन दोनों पे कैलकुलेट होगा। तो 30% आप निकालोगे, 144 का 30%, 156 का 30%, 158 का 30%, 162 का 30%, 161 का 30%। तो जितना भी अमाउंट दिया 30% निकालो, माइनस करो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। तो 4 चीज़ माइनस होती है प्रॉफिट के बाद। तो अभी तक हम लोग ने 3 चीज़ माइनस की, अब हम लोग माइनस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग को लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड। तो कलेक्शन पीरियड दिया है देखो 30, 45, 60, 70, 80 डिवाइड बाय 12, 365, 360 जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, 52 डिवाइड इंटू रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 20% दिया है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितना है? 50,000 फिक्स है, वेरिएबल कितना है? 4, तो 4.5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे कितना है? 4,33,333 प्लस 50, तो 4,83,000 हो जाएगा। यहाँ पे 4,50,000 है, यहाँ पे 50 है, तो कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। यहाँ पे 4,66,000 प्लस 50 ऐड करेंगे तो जितना भी आएगा 5,16,000 समथिंग आएगा। 4,80,000 प्लस 50 करेंगे तो 5,30,000 आ जाएगा। तो वो इन्फॉर्मेशन लेके आपको इनका डेटा कलेक्ट करना है। तो देखो पहले में कितना आया था? पहले में कितना आया था? 4,50,000 आया था। तो देखो इसको 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय कलेक्शन पीरियड कितना है? कलेक्शन पीरियड, तो कलेक्शन पीरियड है 30 डेज, तो 30 डेज इधर आया, बराबर है। डिवाइड बाय 360, क्योंकि अपने क्वेश्चन में कितना लेने बोला था? 360 लेने बोला था कि नहीं? तो 360 इंटू 20%, तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये फिक्स रहेगा।
ठीक है, 20 डिवाइड बाय 100 ये वाला पोर्शन फिक्स रहेगा। फिर ये 30 डिवाइड बाय 365 है ना, तो 360 तो फिक्स रहेगा, लेकिन ये 30 की जगह कितना हो जाएगा नेक्स्ट में, 45, 60, 70, 80 ऐसा होएगा। और ये 4,50,000 जो दिया है इसमें नेक्स्ट वाले में चेंज हो जाएगा इन दोनों का टोटल। तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये वाला टोटल लेना पड़ेगा और प्लस ये वाला टोटल लेना पड़ेगा, तो दैट इज गिव यू टोटल कॉस्ट। आई बात समझ में? तो सेम वे में इन दोनों को टोटल करेंगे तो इधर पे आएगा देखो 4,83,333, तो डिवाइड बाय यहाँ पे देखो 30 डेज था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, बाकी देखो सेम रहेगा। यहाँ पे इन दोनों का टोटल 5 लाख आता है, तो 5 लाख सेम रहेगा देखो 60 डेज डिवाइड बाय 360, ये देखो पोर्शन सेम रहेगा। सेम वे में यहाँ पे करेंगे तो 5,16,667 इंटू 70 डिवाइड बाय 360 इंटू 20 ये करेंगे, और यहाँ पे जो आएगा 5,30,000 इंटू 80 डिवाइड बाय 360 इंटू 20% ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ अमाउंट मिलेंगे कुछ इस तरीके से। तो सॉल्व करके आप देख सकते हो 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइड बाय 360 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 तो 7,500 आएगा। इस तरीके से सब लोग करेंगे तो ये अमाउंट आएगा। ये अमाउंट को आपको किस में से माइनस करना है, ये अमाउंट में से माइनस करना है। तो ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, जब ये दोनों अमाउंट को माइनस करेंगे तब जाके आपको नेट बेनिफिट मिलेगा। तो नेट बेनिफिट मिला तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, पहला 93,300, दूसरा 97, फिर 94, 93, 89। तो अब इसमें केस क्या हो गया कि पहला आपका 93,000 था प्रेजेंट पॉलिसी में, बराबर है। पॉलिसी ए लिया ना 45 डेज का, तो आपका प्रॉफिट देखो कितना बढ़ गया, नेट बेनिफिट 97,758 हो गया। फिर जैसे ही आपने 60 दिन का दिया ना तो आपका लॉस होना स्टार्ट हो गया, लॉस मतलब कम होने लगा प्रॉफिट। तो ये देखो 94 हो गया, 70 दिन दिया तो 93 हो गया, 80 डेज दिया तो 89 हो गया। तो हम लोग कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे, पॉलिसी है। तो यहाँ पे आपको चाहिए तो लिख देना है कि वी विल सेलेक्ट पॉलिसी A because his net benefit is maximum। आई बात समझ में? तो ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो जितना भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है आप इसको एक दो बार गो थ्रू करो, फॉर्मेट समझने की कोशिश करो। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है? एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।